नमस्ते प्रिय छात्रों एवं मित्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा संधि शब्द का क्या अर्थ होता है, संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग बार बार संधि और संधि विच्छेद के क्रम में किया जाता है। आज हम लोग संधि और समास में अंतर देख रहे हैं। क्या होता है संधि और समास में अंतर, संधि और संजोग में अंतर, संधि के प्रकार, संधि की नित्यता और संधि में परिवर्तन, इनको आज हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संधि तथा समास में अंतर क्या है। तो संधि तथा समास में मुख्य तीन अंतर हैं। पहला अंतर है कि संधि दो वर्णों में होती है, जैसे ओ और आ मिलकर के आ होता है, हिम का ओ और आलय का आ, ये ओ और आ मिलकर के आ जो होता है इसको हम संधि कहते हैं। समास दो पदों के बीच होता है, जैसे विद्यायाः आलयः में विद्यायाः एक पद है और आलयः दूसरा पद है। ये दोनों पदों को जो मिला करके एक पद बनता है इसको हम समास कहते हैं। संधि में विकार होता है, दो वर्णों के मेल से कोई न कोई विकार होता है, जबकि समास में विभक्ति का लोप होता है। इसके बीच में जो विभक्ति होती है समास में उसका लोप होता है। संधि में विकार होता है, जैसे नारी वाला दीर्घ ई है और अस्तु वाला अ है, तो दीर्घ ई और अस्तु वाला अ ये दोनों मिलकर के य वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो नार्यस्तु अर्थात हम क्या देखते हैं इसमें विकार उत्पन्न होता है, ये विकार होता है। जबकि समास में विद्यायाः आलयः में विद्यायाः में जो षष्ठी विभक्ति है इस षष्ठी विभक्ति का हम लोप कर देते हैं तो विद्यालयः बनता है। तीसरा अंतर है संधि में विच्छेद होता है जबकि समास में विग्रह होता है। जैसे सूर्योदय या संधि युक्त पद है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे सूर्य प्लस उदय तो इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। लेकिन समास में पीतांबर जो समस्त पद है इसको जब हम अलग अलग करेंगे पीतम अंबरम यस्य स तो इसको हम विग्रह कहते हैं। विग्रह, ये विग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। तो ये तीन भेद हैं संधि और समास में, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि कहाँ संधि हुई है और कहाँ समास हुआ है। अगला विषय है संधि तथा संयोग में अंतर। व्यंजन वर्ण की यह प्रवृत्ति होती है हमेशा कि वह हलंत वर्ण आगे के वर्णों से, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, मिल जाता है। इस मेल को, जिसमें कि कोई विकार रहता है तो वो संधि कहलाती है, और यदि विकार नहीं होता है तब हम उसको संयोग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं कि रमा प्लस ईशा, यहाँ पर आ और ई, रमा वाला आ है और दीर्घ ई ईशा वाला ई है, तो आ और ई मिलकर के ए जो हुआ है ये ए होना कहलाता है संधि, क्योंकि यहाँ पर विकार हुआ है। तो जहां पर विकार युक्त मेल होगा, विकार युक्त, ये विकार होना जरूरी है। अगर विकार नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। विकार युक्त मेल को संधि कहते हैं और विकार रहित मेल को, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, उसको हम संयोग कहते हैं। जैसे धिक प्लस कार, धिक में क हलंत है, ये कार वाला क से सिर्फ मिल गया है तो धिक्कार, ये संयुक्त वर्ण बना है, इसको हम संयोग कहते हैं। तो जैसे दिक प्लस कार्य, उदाहरण में धिक्कारी। इस प्रकार विकार सहित मेल को संधि कहते हैं और विकार रहित मेल को संयोग कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संधि के प्रकार। संधि में तीन प्रकार होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। अर्थात इसमें दोनों वर्ण का स्वर होना जरूरी है। जैसे नारी प्लस अस्तु में यहाँ दीर्घ ई स्वर है और अस्तु वाला अ ये भी दीर्घ ई स्वर है, तो ई और अ दोनों स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर स्वर संधि हुई है। व्यंजन संधि के उदाहरण में से वाक प्लस ईशा, ये क हलंत है, ये व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण का जब स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होगा तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और इसी प्रकार विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस हरा, मनः हमें विसर्ग है, हरा हमें ह है, तो विसर्ग का यदि स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। अगला बिंदु हम लोगों का है संधि में परिवर्तन। अर्थात जब दो वर्णों में हम संधि करते हैं तो उन वर्णों के बीच में जो परिवर्तन होते हैं वो किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो मिलता है वो दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण का आ जाना होता है, एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे सूर्य प्लस उदय, यहाँ पर सूर्य का जो अंतिम में य में अ है और ये उ है, तो ये अ और उ मिलकर के जो ओ बन गया है, अ और उ मिलकर के ओ हो गया है, ये नया वर्ण का आना दिखता है पहला परिवर्तन। दूसरे परिवर्तन में पूर्व वर्ण में परिवर्तन दिखता है। जब दो खंड है तो इसमें पहला जो है ओ, जैसे भो प्लस अति में पहले खंड का अंतिम वर्ण ओ में केवल परिवर्तन दिखता है, इसमें दोनों वर्ण हट करके ओ हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओ को स्थान पर अब हो जाता है, तो क्या बन जाता है, ये भ में से ओ हट करके अब हो गया, ये भ हलंत हो जाएगा, अब हो जाएगा और अति होगा, ऐसा बनेगा। अब यहां पर संजोग हो जाएगा, ये भ हलंत है अ से मिल जाएगा, ये भ पूरा हो गया, व हलंत है अ से मिल जाएगा, ये व पूरा हो गया, तो इनको मिला करके ये शब्द बनता है भवति, ऐसा पद निष्पन्न होता है। यहां हमने क्या देखा कि पूर्व वर्ण जो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ, उसमें केवल परिवर्तन होता है। अगला है उत्तर पद के प्रथम वर्ण का लोप हो जाता है, प्रथम वर्ण का लोप उत्तर पद के, जैसे वने प्लस अस्मिन, इसमें उत्तर पद है अस्मिन, इसका प्रथम वर्ण है ओ, इसका क्या करेंगे, लोप कर देते हैं। लेकिन लोप जब करते हैं तो इसके स्थान पर एक चिन्ह रह जाता है, ये अ के स्थान पर इस तरह का एक अवग्रह चिन्ह रह जाता है, इसको लिखने में हम एस जैसा लिखते हैं, लेकिन उच्चारण इसका होता नहीं है, ये साइलेंट रहता है। तो वने यहां से और फिर स्मिन ऐसा उच्चारण करेंगे, वने स्मिन, और बीच में उच्चारण नहीं होता है, लेकिन लिखने के क्रम में इसका अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये उत्तरखंड के प्रथम वर्ण का केवल लोप होता है, एक ऐसा परिवर्तन दिखता है। फिर पूर्व पद के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, कभी कभी पूर्व वर्ण में केवल लोप होगा, जैसे प्र प्लस ए जते, इसमें प्र में जो अ है, ये अ अगर इसको हलंत कर दे तो इस अ का केवल लोप हो जाएगा, ये प्र हलंत बच जाएगा, ए जते के ए से मिल जाएगा, तो प्र ए जते में मिल गया तो प्रे जते हो गया, ये संजोग हो गया यहाँ पर। फिर है कि दो वर्णों के बीच एक नया वर्ण का आ जाना, एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे स्व प्लस छम, स्व में अ है और छम वाला छ है, ये दोनों वर्ण रहते ही हैं, इन दोनों वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि दोनों वर्णों के बीच में एक च वर्ण का आगम हो जाता है, तो इस प्रकार का भी परिवर्तन दिखता है हमको। तो ये हो गया स्वच्छम। और छठे प्रकार का परिवर्तन दिखता है
कि प्रथम खंड का जो अंतिम वर्ण है नौ या कोई भी वर्ण उसका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का अर्थ क्या होता है? डबल हो जाता है। ये 2 बार लिख देते हैं इसको, डबल हो जाता है। जैसे चलन प्लस आगच्छति में इस नौ का 2 बार प्रयोग हो गया यहाँ पर, ये चलन नागच्छति, चलन नागच्छति 2 बार नौ हो गया। चलन प्लस आगच्छति, चलन नागच्छति, एक नौ पहले से है, एक दूसरा नौ आ गया। तो इस प्रकार के संधि में कुल 6 प्रकार के परिवर्तन को दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं 6 के आधार पर विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं जो संधि के नियम कहलाते हैं। उन नियमों को हम आगे एक एक करके पूरी रूप से देखेंगे। अगला है संधि की नित्यता। नित्यता का अर्थ होता है कि हम कहां पर संधि करेंगे और कहां पर संधि नहीं करेंगे। तो भाषा में बहुत कुछ वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, वह चाहे तो कहीं पर संधि करे और कहीं पर नहीं करे, तो कहां पर करे और कहां पर नहीं करे, इसी के बारे में संधि की नित्यता है। इसके बारे में एक श्लोक कहा गया है कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। अर्थात संहिता, संहिता मीन्स संधि, एक पदे नित्या, अर्थात एक पद में जब संधि करना होता है तो वो क्या होता है? नित्य संधि होती है। एक पद के संधि नित्य है। जैसे यदि प्लस अपि, ये यद्यपि जो बनता है, यदि प्लस अपि क्या बनेगा? यद्यपि। ये यद्यपि एक पद बनता है, इसीलिए इसके बीच की जो संधि है वो संधि नित्य संधि है। तो यदि प्लस अपि को हमको संधि करना ही होगा, यद्यपि ही लिखेंगे हम, यदि प्लस अपि ऐसा नहीं लिख सकते वाक्य में। दूसरा है धातु और उपसर्ग के बीच की जो संधि होती है, धातु तथा उपसर्ग में, उपसर्ग तथा धातु में नित्य संधि होती है। इसे प्र प्लस एजते पहले हम देखे हैं, यहाँ पर प्र के अ का लोप हो जाता है और प्र ए से मिल जाता है तो प्रेजते होता है। यहाँ पर भी संधि नित्य होती है। समस्त पद के बीच में जो संधि होती है, समस्त पद के बीच में जो संधि होती है वो भी नित्य होती है। जैसे सुराणाम ईशा, तो सुरेशा में सुर प्लस ईशा के बीच की जो संधि है वो संधि भी नित्य है, क्योंकि ये समस्त पद के बीच का है। लेकिन वाक्यों के पदों में जब संधि होगी, जैसे वाक्य है बालकः गृहं गच्छति, यहाँ पर 2 जगह संधि है। एक है बालकः प्लस गृहं, यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया है, तो ये बालको गृहं, हम चाहे तो बालकः गृहं भी लिख सकते हैं, बालको गृहं भी लिख सकते हैं। दूसरी संधि है गृहं प्लस गच्छति, अनुस्वार को परसवर्ण हो गया है, अंगों में परिवर्तन हो गया है तो गृहं गच्छति। तो हम चाहे तो बालकः गृहं गच्छति ऐसा वाक्य भी बोल सकते हैं, और नहीं तो संधि करके बालको गृहं गच्छति ऐसा भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि 3 जगह नित्य संधि होती है। कहां कहां पर? एक पद में, उपसर्ग तथा धातु में, और समस्त पद में संधि हमें करना ही है। लेकिन वाक्यों के पदों में जब संधि होती है तो वो संधि वक्ता की इच्छा के ऊपर में निर्भर है, वे चाहे तो उन पदों के बीच की संधि को करें या ना करें। इस प्रकार हमने संधि की नित्यता से संबंधित नियम को देखा। इस प्रकार संधि में और उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं या जो भी हैं उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप सबों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि नया नया वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।